नमस्कार, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन डिस्कशन में। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 30 तक के कुछ लघुत्तरीय सवालों को हमने देखा था। आज 30 के बाद के सवालों को डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सवाल नंबर 31 जो सवाल है वो है, अस्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है। अस्थिर वैद्युत परिरक्षण से क्या समझते हैं? तो किसी निश्चित भाग को, मुक्त आकाश के किसी निश्चित भाग को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को विद्युतीय परिरक्षण या अस्थिर वैद्युत परिरक्षण कहा जाता है। हम जानते हैं कि यदि कोई खोखला चालक है तो उस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अतः अगर बाहर विद्युत क्षेत्र रहेंगे भी तो इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और यदि कोई ऐसा यंत्र है जिसे हमें बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाना है तो इस खोखले चालक के अंदर उस यंत्र को रख देने पर वह यंत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रहता है। अन्य उदाहरण यह भी हो सकता है कि बिजली गिरने के समय यदि आप घर में हैं अथवा गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो वह बाहर रहने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। यह जो खोखला चालक का खोल है, इस खोल को फैराडे का खोल कहते हैं। फैराडे का खोल कहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा क्या है? तो प्रति एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले आवेश की कुल मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र I बराबर Q/T होता है, जहां I धारा, Q आवेश और T समय है। इसका मात्रक एम्पियर है और इसकी माप हम आमीटर की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट, 1 एम्पियर धारा से क्या समझते हैं? तो अभी हमने देखा था I बराबर Q/T होता है। यदि Q का मान 1 कूलम लिया जाए और T का मान 1 सेकेंड लिया जाए, 1 सेकेंड, तो इस I का मान 1 एम्पियर कहलाता है। अर्थात यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस धारा का मान 1 एम्पियर कहलाएगा। इसीलिए 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम/1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के संबंध को बताता है। यह कहता है कि अचर ताप पर अर्थात चालक के ताप में परिवर्तन न हो, या फिर किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे तापमान, लंबाई, यदि ये सब अस्थिर रखे जाएं तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे गणितीय रूप में V बराबर I/R से लिखा जाता है, जहां R चालक का प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि I जो है वह समानुपाती V के होता है और I बराबर V/R होता है, जहाँ R उस चालक का अथवा उस पदार्थ का प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक ओम होता है। अगला सवाल है, विद्युतीय प्रतिरोध से क्या समझते हैं? तब प्रतिरोध का अर्थ होता है विरोध। प्रतिरोध का सीधा अर्थ है विरोध, रेसिस्टेंस। और यह विरोध कहाँ? तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है या विरोध करता है, वह गुण कहलाता है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। यह उस चालक की प्रकृति अर्थात किस पदार्थ का बना हुआ है, लंबाई, मोटाई और तापमान पर निर्भर करता है।
तांबा, चांदी ये सब अच्छे चालक हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए इनका उपयोग प्रायः तार में या अच्छे चालक के रूप में किया जाता है। जबकि रबर, कांच ये सब कुचालक हैं और इनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध से क्या समझते हैं? तो प्रतिरोधकता रो बराबर R इंटू A अपॉन L होता है। यदि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। अर्थात यदि R का मान 1 लिया जाए, 1 ओम, A का मान 1 मीटर स्क्वायर हो, L का मान 1 मीटर हो, तो वैसी स्थिति में R का जो मान होगा वह रो के बराबर होगा। अर्थात यदि A का मान 1 मीटर स्क्वायर हो, साथ ही साथ तार की लंबाई 1 मीटर हो, तो जो तार का प्रतिरोध होगा वह उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। धारा घनत्व से क्या समझते हैं? तो धारा घनत्व जिस प्रकार किसी पाइप में पानी के प्रवाह की दर को हम माप सकते हैं, उसी प्रकार किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से धारा कितनी प्रवाहित हो पाती है या कितनी प्रवाहित हो रही है, उसके मापने का एक इकाई धारा घनत्व है। धारा घनत्व किसी चालक के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा है। यह बताती है कि धारा की मात्रा अधिक है या कम है, अर्थात सघन है, तथा किस दिशा में बह रही है। इसे जे से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट, अनुगमन वेग से क्या समझते हैं? तो अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अफवाह वेग, जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर बढ़ते हैं जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। और इसका सूत्र, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच जो संबंध का सूत्र है वह I बराबर NeAVD होता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहा जाता है। इसे ही अपवाह वेग भी कहते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से क्या समझते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का मतलब है किसी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से तथा तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं अथवा प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को अनुगमन वेग और लगाए गए विद्युत क्षेत्र के अनुपात से मापा जाता है। म्यू बराबर VD अपॉन E, जहाँ म्यू गतिशीलता है, VD अनुगमन वेग तथा E लगाया गया विद्युत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, पदार्थ की चालकता से क्या समझते हैं? चालकता ठीक प्रतिरोध के विपरीत होता है। जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होगी उसका चालकता कम होता है। इसे महोमीटर या फिर ओम-1 को ही हम लोग महो बोलते हैं और साथ में मीटर, महोमीटर जो है वह इसका मात्रक है। तो पदार्थ की चालकता से क्या समझते हैं? तो किसी पदार्थ की चालकता पदार्थ की वह क्षमता है जिससे वह विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है। यह प्रतिरोध के ठीक विपरीत होती है।
नेक्स्ट, कलर कोड कार्बन प्रतिरोध को समझाएं। कलर कोड कार्बन प्रतिरोध है क्या? तो जो कार्बन के प्रतिरोधक होते हैं वो माप में बहुत छोटे होते हैं, साथ ही साथ ये सस्ते होते हैं एवं आसानी से बनाए जाते हैं। तो परिपथ में व्यवहार के रूप में कार्बन प्रतिरोधकों का उपयोग किया जाता है और इन कार्बन प्रतिरोधकों के मान ज्ञात करने के लिए इसके साथ इनकी कलर कोडिंग की जाती है। जब इनकी कलर कोडिंग की जाती है तो वह टेबल आपके सामने दिख रहा होगा। इसके लिए एक ट्रिक भी आपने पढ़ा होगा, बी रॉय गोज टू ब्रिटेन फॉर ए वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। और यह जो कार्बन प्रतिरोधक है उन पर 4 रंगों की पट्टी होती है, जिसमें प्रथम पट्टी प्रथम सार्थक अंक को दिखाता है, दूसरी पट्टी द्वितीय सार्थक अंक को दिखाता है, तीसरी पट्टी एक गुणक को दिखाता है और चौथी पट्टी सहनशीलता टॉलरेंस अथवा सहता को दिखाता है। इस प्रतिरोधक पर जो 4 रंगों की पट्टी होती है वह 4 रंगों की पट्टी अलग अलग निर्देशों को बताती है। इस कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान ओम में प्राप्त होता है और ओम में प्राप्त होने के लिए उन चारों प्रतिरोध जो चारों कलर की पट्टियां हैं उन चारों कलर की पट्टियों के मान की सहायता से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और यह मान ज्ञात करने के लिए आप ऊपर के दिए गए इस टेबल का उपयोग कर सकते हैं कि इस टेबल में किस प्रकार से अलग अलग रंग के लिए अलग अलग मान तथा अलग अलग गुणक एवं सहता दिखाए गए हैं। आपका अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किरचॉफ के नियमों को लिखें। किरचॉफ के 2 नियम हैं। किरचॉफ के 2 नियम, प्रथम नियम वो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं की बात करता है। प्रथम नियम धारा संबंधी नियम है। यह किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, अर्थात संधि में आने वाली कुल धारा तथा संधि से बाहर जाने वाली कुल धारा का योग बराबर होता है। और संधि की ओर आने वाली धारा को यदि हम प्लस में लेते हैं तो संधि से दूर जाने वाली धारा को माइनस में लेंगे, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो जितनी धारा आने वाली है और जितनी धारा जाने वाली है, अगर इन दोनों का योग करते हैं तो पूरा योग हमें 0 प्राप्त होता है। इसलिए समेशन ऑफ आई बराबर 0 होगा। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह याद रखने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जाते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण की बात करता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण की बात करता है। अब आते हैं द्वितीय नियम की ओर। तो जो हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम है वह द्वितीय नियम विभवांतर, विद्युत वाहक बल इनकी बात करता है। और द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप अथवा बंद परिपथ में जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उन सभी का योग, साथ ही साथ उस बंद लूप में जितने भी विभवांतर हैं उन सभी का योग आपस में बराबर होता है। या फिर कह सकते हैं कि उस परिपथ में समस्त जितने भी विभवांतर का ड्रॉप्स है या विभव पतन है उन सभी का योग लगाए गए विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपका नेक्स्ट सवाल है, आमीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। आमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर को समझने के लिए हम लोग इस टेबल को देख सकते हैं।
कि आमीटर विद्युत धारा के मान को बताता है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर की माप को बताता है। अर्थात आमीटर की सहायता से विद्युत धारा की माप करते हैं और वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर या वोल्टेज की माप करते हैं। आमीटर हमें माप एम्पियर में देता है, वोल्ट मीटर हमें माप वोल्ट में देता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श स्थिति में अर्थात आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य लिया जाता है, शून्य होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही उच्च अनंत होता है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर को आमीटर एवं वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? तो गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जिसका उपयोग धारा मापन एवं वोल्टेज मापन के रूप में किया जाता है। जब गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा मापन में करते हैं तो वहाँ वह आमीटर की तरह कार्य करता है, और जब हम उसका उपयोग वोल्टेज मापन विभवांतर मापन के लिए करते हैं तब वह वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए शंट का उपयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में, उसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक बहुत कम मान का प्रतिरोधक, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, बहुत कम मान का प्रतिरोधक जोड़ा जाता है। यह जोड़ने पर वह गैल्वेनोमीटर आमीटर में परिवर्तित हो जाता है। शंट इसलिए जोड़ा जाता है ताकि गैल्वेनोमीटर खराब न हो, और जब यह माप बताता है तो वह माप हमें एम्पियर में प्राप्त होता है तथा यह यंत्र आमीटर बन जाता है। अर्थात जब गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक कम मान का, बहुत कम मान का प्रतिरोधक जिसे शंट कहते हैं जोड़ा जाता है तो वह गैल्वेनोमीटर आमीटर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यदि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में बहुत उच्च मान का प्रतिरोधक जोड़ा जाता है, जिससे वह गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। बहुत उच्च मान के प्रतिरोधक को जोड़ने पर प्रवाहित होने वाली धारा बहुत कम हो जाती है ताकि यह जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको माप सके। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में उन बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। आपका अगला सवाल है, विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम समूहन से क्या समझते हैं? तो प्रतिरोधों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए श्रेणी क्रम अथवा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोधक का एक सिरा दूसरे प्रतिरोधक के सिरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक ही रास्ते में जुड़े होते हैं ताकि सभी में समान धारा प्रवाहित हो। श्रेणी क्रम समूहन में जुड़े सभी प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है, जबकि विभवांतर का मान प्रतिरोधक के अनुसार अलग अलग होता है। साथ ही साथ जो कुल जो विभवांतर, नेट बाह्य विभवांतर लगाया जाता है वह प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है। एवं श्रेणी क्रम समूहन के अंतर्गत आपका जो कुल प्रतिरोध होगा वह जुड़े प्रत्येक प्रतिरोधकों के मान से अधिक प्राप्त होगा। साथ ही साथ उच्च प्रतिरोध या अधिक प्रतिरोध ज्ञात प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा
जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन की ओर। तो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े जो भी प्रतिरोधक हैं वो सारे प्रतिरोधक के एक सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, अर्थात सभी प्रतिरोधकों में धारा बंटकर जाती है और सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर समान होती है। प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन में जो कुल प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि समांतर क्रम समूहन में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होती है, वोल्टेज बढ़ जाता है और कुल प्रतिरोध बढ़ता है। यह याद रखने वाली बात है। समांतर क्रम समूहन में वोल्टेज समान रहता है, धारा बढ़ती है और कुल प्रतिरोध घटता है। इस बात को फिर से दिमाग में बैठा लिया जाए कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन में धारा समान होती है, वोल्टेज बढ़ जाता है और कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। समांतर क्रम समूहन में वोल्टेज समान रहती है, धारा बढ़ जाती है और कुल प्रतिरोध परिपथ का नेट प्रतिरोध कुल प्रतिरोध जो है वह घट जाता है। अगला सवाल, चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो हमने सूत्र देखा था R रो बराबर R इंटू A अपॉन L। इस सूत्र के अनुसार से यहाँ हमें मिलेगा R बराबर रो L अपॉन A। अब यहाँ सूत्र से स्पष्ट है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला बात आपका है कि चालक की लंबाई पर, कि जब चालक की लंबाई बढ़ती है तो चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए R समानुपाती L होता है। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। यदि पहले में हम देखें तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, दूसरा में देखें तो चालक की मोटाई अधिक होने पर उसका प्रतिरोध कम होता है, और तीसरा, पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग पदार्थ के जो तार हैं उनकी प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। उसके बाद है तापमान। अगर चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो चालक के तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्धचालकों के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो हम लोग चालक तार की बात कर रहे थे, तो चालक तार की बात करें तो उसके अनुसार से प्रतिरोध R जो है समानुपाती L होगा, R जो है व्युत्क्रमानुपाती A होगा। साथ ही साथ ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा एवं विभिन्न पदार्थ के चालक तार का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। आपका अगला सवाल है, मीटर सेतु क्या है, इसका उपयोग बताएं। तो मीटर सेतु एक यंत्र है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का उपयोग किया जाता है। यह मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर बना एक मीटर सेतु जिसमें 1 मीटर लंबाई के तार होते हैं, इसमें शून्य विक्षेप प्राप्त कर दोनों तरफ के तार की लंबाई के अनुपात के आधार पर अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। तो मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, विभव मापी क्या है? पोटेंशियोमीटर विभव मापी क्या है, इसके सिद्धांत एवं उपयोग को बताएं। तो विभव मापी पोटेंशियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो या जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल या परिपथ के
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप करते हैं। तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है, यंत्र है, जिसकी सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप करते हैं। सिद्धांत। तो विभवमापी का जो सिद्धांत है, चूंकि इसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार उपयोग किया जाता है, एक लकड़ी के बोर्ड पर कई फेरों के रूप में उस तार का 1 मीटर लंबाई के फेरों के रूप में उस तार का उपयोग करते हैं और जौकी की सहायता से इसमें हम मान प्राप्त करते हैं। सिद्धांत के अनुसार जब एक विभवमापी तार में एक अस्थिर धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के किसी भी खंड पर विभव पतन पोटेंशियल ड्रॉप उस खंड की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती L होता है। यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो विभवमापी का उपयोग, पहला उपयोग, इसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल की माप की जाती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF को मापा जाता है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में, इंटरनल रेसिस्टेंस को ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके उपयोग में सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। अगले सवाल को चलते हैं। लॉरेंज बल क्या है? यह जो लॉरेंज बल है वह जब कोई आवेशित कण विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो वहाँ वह विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि उस पर विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों प्रकार के बल लगते हैं और यह बल आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। यदि इसके सूत्र की बात की जाए तो लॉरेंज बल लगने में F बराबर Q इंटू E, यह आपका विद्युत बल हुआ, साथ ही साथ Q इंटू V क्रॉस B, यह आपका चुंबकीय बल हुआ। यदि यहाँ से Q कॉमन ले लिया जाए तो आपका लॉरेंज बल का सूत्र F बराबर Q इंटू E प्लस V क्रॉस B प्राप्त होता है। तो लॉरेंज बल किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल की बात करता है। अलग अलग कोण पर अलग अलग बल के मान होते हैं। आपके 50 सवाल पूरे हो गए। सवाल नंबर 51 की ओर चलते हैं। फ्लेमिंग का बामहस्त नियम लिखें। तो जो आपका फ्लेमिंग का बामहस्त नियम है वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के बारे में बताता है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा में हो तो अंगूठा उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। इसी नियम के आधार पर विद्युत मोटर कार्य करता है। तो फ्लेमिंग का बामहस्त नियम, यदि अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताए तो अंगूठा उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि यदि अंगूठा को मान लिया जाए फादर, तर्जनी को मदर और विद्युत धारा को, मध्यमा को चाइल्ड। तो F से फादर, तो F से आपका होता है फोर्स, M से मदर,
तो M से हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और C से चाइल्ड, तो C से हो जाएगा आपका करंट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम 51 से आगे के सवाल का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।